Hello and a very lovely good evening once again from here in Delhi, and hope as always that each one of you are absolutely fine, happy and of course in fine spirits. तो बड़े ब्रांच अकाउंट्स की चर्चा चल रही थी लास्ट सेशन, जो कि इसका पहला सेशन था। उसमें मैंने आपको बताया था बेसिकली ब्रांचेस क्या होती हैं। उसके अलावा हमने इस बात पर भी डिस्कशन करा था कि ब्रांच अकाउंटिंग क्यों करी जाती है, ब्रांच की कितनी ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं। बेसिकली मैंने बताया था ब्रांच को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डोमेस्टिक ब्रांचेस में, फॉरेन ब्रांचेस में। फिर हमने ये भी देखा था कि जो डोमेस्टिक ब्रांचेस होती हैं उसको भी हम सब डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, डिपेंडेंट ब्रांचेस में और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में। फिर मैंने आपको ये भी बताया था जहां तक डिपेंडेंट ब्रांचेस का सवाल है, डिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं। फिर डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर हम अकाउंटिंग सिस्टम्स को देख रहे थे और मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर बेसिकली तीन तरह के अकाउंटिंग सिस्टम सामने आते हैं, और मैंने आपको ये भी रीजन आउट करने की कोशिश करी थी कि ये तीन अकाउंटिंग सिस्टम क्यों बनाए जाते हैं। अब लास्ट सेशन में हम डेटा सिस्टम की चर्चा कर रहे थे और मैंने एक एग्जांपल के सहारे आपको बताने की भी कोशिश करी थी कि डेटा सिस्टम के अंतर्गत हम किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फटाफट आप अब जिनके पास हमारी बुक्स हैं वो बुक्स निकाल लें और बुक्स का क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट ओपन कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, ये डेटा सिस्टम का ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो उसने कहा कि मिस्टर 007 जो है वो सिटी एक्स में है और उसकी कोई ब्रांच है सिटी वाई में। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मालिक मिस्टर 007 है और हेड ऑफिस जो है जैसा कि आप देख रहे हो सिटी एक्स में है, उसकी ब्रांच जो है सिटी वाई में है। और आगे क्वेश्चन में कहता है कि गुड्स आर सप्लाइड टू ब्रांच एट कॉस्ट, और कहता है गुड्स ब्रांच को सप्लाई करे जाते हैं एट कॉस्ट पर। आगे क्वेश्चन में तुम्हें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर पेड फ्रॉम हेड ऑफिस, और ब्रांच से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो हेड ऑफिस पे करता है। और कहता है कि हेड ऑफिस ब्रांच से रिलेटेड एक सेल्स जर्नल और डेटर्स जर्नल मेंटेन करता है। आगे उसने लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द ब्रांच प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच डेटर्स अकाउंट। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ये अपने आप में इस बात का साइन है, इस बात का संकेत है कि हमने डेटर सिस्टम से अकाउंटिंग करनी है। अब आपको मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि डेटर सिस्टम बेसिकली डिपेंडेंट ब्रांचेस का एक पार्ट है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो डेटा सिस्टम को फॉलो करते हैं। मैंने ये भी बताया था डेटा सिस्टम में सारी अकाउंटिंग जो होगी वो हेड ऑफिस की बुक्स में होगी, और मैं आपको बता चुका हूँ कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड एक ब्रांच अकाउंट बनाएगा और ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएगा। इज इट क्लियर टू यू? मैंने ये भी कहा था इसके अलावा हम कोई और अकाउंट नहीं बनाते हैं। इनडायरेक्टली इसका ये भी मतलब हो गया कि ये फुल फ्लेड्ज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? अब तुम्हें क्वेश्चन में आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर को हमने ओपन करना है। तो ओपनिंग स्टॉक, अब उसने ओपनिंग स्टॉक तुम्हें दिया हुआ है 24,000 का। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ओपनिंग स्टॉक को आपने कहाँ लिखना है। ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में आप अपने ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे। उसके बाद फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड में, बाद में हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। और उसके बाद क्रेडिट सेल्स दी हुई है, क्रेडिट सेल्स 41,000 की है। हालांकि ये पॉइंट मैंने लास्ट सेशन में बड़े डीपली आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम पूरी ब्रांच में अकाउंटिंग करेंगे तो हमें इस बात का ख्याल करना होगा कि ब्रांच अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो उसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। एक तो हेड ऑफिस होता है, एक ब्रांच ऑफिस होता है और उसके अलावा ब्रांच के कस्टमर्स होते हैं। कस्टमर्स अकाउंट्स में कस्टमर जो वर्ड यूज करा जाता है वो बेसिकली क्रेडिट के लिए, क्रेडिट कस्टमर्स के लिए करा जाता है। इज इट क्लियर टू यू? एनीवे, तो 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। मैंने ये भी बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में होगी केवल वही ट्रांजैक्शन ब्रांच अकाउंट में आती है, करेक्ट। उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन जो ब्रांच ऑफिस और ब्रांच कस्टमर के बीच में होगी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आएगी, अगर आपको याद हो तो। अब जैसे कि यहाँ पर क्रेडिट सेल्स की गिवन है, तो ये जो क्रेडिट सेल्स है ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो ब्रांच ऑफिस और ब्रांच कस्टमर के बीच में है। तो क्रेडिट सेल्स को मैं सिर्फ ब्रांच डेटर्स में ही लिखूंगा। क्यों लिखूंगा ये रीजन भी आपको मालूम होना चाहिए, सिर्फ रटना नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ब्रांच ऑफिस और ब्रांच कस्टमर के बीच में है। इसी तरह से अगर कभी क्वेश्चन में दिया हो सेल्स रिटर्न या डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, या फिर क्वेश्चन में कभी दिया हो बैड डेट्स, तो इसका मतलब ये ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्रांच डेटर्स अकाउंट में ही आएंगी। क्यों आएंगी उसका रीज़न आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम ये मान के चलते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ब्रांच ऑफिस और ब्रांच कस्टमर्स के दरमियान है।
तो कभी भी क्वेश्चन में अगर क्रेडिट सेल्स दिया हो, सेल्स रिटर्न दिया हो, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स दिया हो या बैड डेट्स दिया हो, तो ये ट्रांजेक्शन हम सिर्फ और सिर्फ ब्रांच डेटर्स में लिखेंगे और रीजन भी अब आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो क्रेडिट सेल्स कहाँ आएंगी मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, इसको तुम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में लिखोगे। उसके अलावा रिसिट्स फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है, आपको याद होगा, सॉरी कैश सेल्स दिया हुआ है। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स का अमाउंट तो 41,000 का था, उसके अलावा कैश सेल्स दिया है जिसका कि अमाउंट 17,500 है। और कैश सेल्स आपको याद होगा, मैंने ये बताया था कि ब्रांच मैनेजर का बेसिकली काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कैश कलेक्ट करना, कैश कलेक्ट करने के बाद फिर हेड ऑफिस को भेज देना। ब्रांच मैनेजर टोटल कैश जो कलेक्ट करके हेड ऑफिस को भेजता है उसको हम रेमिटेंसेस बोलते हैं। रेमिटेंसेस का मतलब ही होता है भेजना। तो यहाँ ब्रांच कैश कलेक्ट कर करके हेड ऑफिस को भेज रही है, यानी कि हेड ऑफिस रिसीव कर रहा है, इसलिए हम ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में इसको लिखते हैं। रेमिटेंसेस के दो पार्ट होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो कैश सेल्स और कैश और रिसिट्स फ्रॉम डेटर्स। यहाँ दोनों चीज़ें तुम्हें गिवन है। कैश सेल्स का अमाउंट 17,500 है और रिसिट्स फ्रॉम डेटर्स आपको 37,900 की गिवन है। उसके अलावा सन्डी डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो क्लोजिंग बैलेंस हम बाद में डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट में तो लिखेंगे, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम डेटर्स अकाउंट भी बना रहे हैं तो क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच अकाउंट में लिखने के बाद डेटर्स अकाउंट में लिखना भूलना नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस 30,000। तुम्हें मालूम है कि जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता है तो हम ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं, उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच 30,000 रुपीज़। अब उसके अलावा इस क्वेश्चन में नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है, नीचे कह रहा है गुड्स इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस ऑन 31 मार्च 2022। ये गुड्स इन ट्रांजिट क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? देखिए, अकाउंटिंग ईयर जो खत्म हो रहा है 1/4/2022 को खत्म हो रहा है, इसका मतलब अकाउंटिंग ईयर 1/4/2021 से स्टार्ट हुआ और अकाउंटिंग ईयर 31/3/2022 को खत्म हो रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को इस साल जो गुड्स भेजे हैं वो 30,000 रुपये के गुड्स भेजे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच को 30,000 के गुड्स भेजे, इसको हम ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जब मैं ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा तो उसकी डेबिट साइड में 30,000 रुपीज़ में लिख दूंगा। लेकिन क्या होता है कि कई बार अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने तक कुछ गुड्स जो हमने भेजे होते हैं उसमें से कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो ब्रांच को नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब है कि अभी गुड्स जर्नी में है, अभी गुड्स सफ़र में ही है। जाहिर है अकाउंटिंग ईयर के एंड तक ये गुड्स अभी जर्नी में है, सफ़र में है, यात्रा में ही है। इसका मतलब है कि ये गुड्स ब्रांच को नहीं मिले। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3,600 रुपये के गुड्स जो हैं वो इन ट्रांजिट है। तो इन ट्रांजिट जो गुड्स हैं, इनडायरेक्टली इसका मतलब पहले तो आपको ये समझना है, मतलब तो ये है कि ये गुड्स अभी रास्ते में है, नंबर 1। और इनडायरेक्टली इसका मतलब है ये गुड्स अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने तक ब्रांच को नहीं मिले। अब भेजे तो आपने 30,000 के गुड्स हैं, उसमें से 3,600 के गुड्स ब्रांच को नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रांच ने गुड्स जितने आपने भेजे थे उतने रिसीव नहीं करे। 30,000 में से मैं 3,600 माइनस कर दूं तो 26,400 आ जाएगा। इसका मतलब ब्रांच ने 30,000 में से सिर्फ 26,400 रुपये के गुड्स रिसीव करे। तो हमें अल्टीमेटली ब्रांच अकाउंट के अंदर जब हम गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखते हैं तो इनडायरेक्टली हम ये दिखाना चाहते हैं कि ब्रांच को कितने गुड्स मिले, कितने गुड्स मिले। अब भेजे हमने 30,000 है, अब मुझे दिखाना ये है कि ब्रांच को 26,400 के गुड्स मिले हैं। तो मैं कैसे दिखाऊंगा? मैं गुड्स इन ट्रांजिट को ऑपोजिट साइड में लिख दूंगा, ऑपोजिट साइड में 3,600 में लिख दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि मैंने ब्रांच को कितने गुड्स भेजे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया किस तरीके से करना है? बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कर करके दिखा रहा हूँ। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अब आपको मालूम है कि इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में हमें एक ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ता है, इजंट इट और नॉट? और ब्रांच अकाउंट जब हम बनाते हैं तो ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी पहले ही बता दी हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो तुम्हें ओपनिंग बैलेंसेस लिखे हुए हैं स्टॉक के, उसको आपने लिखा। जितने भी ओपनिंग बैलेंसेज हैं हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हम उसको ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ओपनिंग बैलेंसेज आपको जो गिवन है क्वेश्चन में, स्टॉक का गिवन है, स्टॉक जो है वो 24,000 का है, तो आपने 24,000 का स्टॉक यहाँ पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा क्वेश्चन में अगला आइटम क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी आप ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाओ। क्रेडिट साइड में आप लिखें क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन। वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व है, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप अगर लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा।
तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 18,000 रुपये का है, तो 18,000 का क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ पर लिख दिया 18,000। इज इट क्लियर टू यू? 18,000 का क्लोजिंग स्टॉक भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट आइटम क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट सेल 41,000 की है। कुछ लम्हा पहले मैंने अभी आपको बताया था ये ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में है। तो इसका मतलब ब्रांच ने अपने गुड्स कुछ बेचे कस्टमर को क्रेडिट में, तो इसका मतलब ब्रांच के डेटर्स बढ़ जाएंगे, और हमें मालूम है कि डेटर्स एसेट होता है और किसी एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करा जाता है। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स जो है वो 41,000 की आपने यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दिया कितना 41,000। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? 41,000 की क्रेडिट सेल्स आपने लिख दी। उसके बाद क्वेश्चन में अगला आइटम तुम देख रहे हो कैश सेल्स है। अब मैंने आपको बताया था रेमिटेंसेस हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, और रेमिटेंसेस का वैसे तो मतलब होता है भेजना, और यहाँ इसका मतलब है कि ब्रांच जो है कैश कलेक्ट कर करके हेड ऑफिस को भेज रही है। इज इट क्लियर टू यू? तो रेमिटेंसेस के दो पहलू होते हैं, मैंने ये भी बताया था। एक तो होता है कैश सेल्स, तो ब्रांच ने जो कैश कलेक्ट करा, ब्रांच जो कैश कलेक्ट कर सकती है, एक तो कैश सेल्स के थ्रू कर सकती है। क्वेश्चन में लिखा है कैश सेल्स 17,500 है, तो मैंने 17,500 यहाँ लिख दिया। इसकी कोई क्रॉस एंट्री इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम कोई कैश अकाउंट इसमें बनाते नहीं हैं। उसके अलावा फिर रिसिट्स फ्रॉम डेटर्स है। डेटर से हमें कैश मिला, तो कैश फ्रॉम डेटर्स। अब कैश फ्रॉम डेटर्स ये भी रेमिटेंसेस का हिस्सा है। अब कैश फ्रॉम डेटर्स एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें हेड ऑफिस भी इन्वॉल्व हो रहा है, जिसमें ब्रांच भी इन्वॉल्व हो रही है, और जिसमें ब्रांच कस्टमर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसलिए कैश फ्रॉम डेटर्स जो है वो हम ब्रांच अकाउंट में भी लिखते हैं और ब्रांच डेटर्स में भी लिखते हैं, क्योंकि ब्रांच कस्टमर पहले जो है कैश ब्रांच को भेजेंगे और फिर ब्रांच वो कैश हेड ऑफिस को भेजेगी। तो इस ट्रांजैक्शन में तीनों पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए कैश फ्रॉम डेटर्स जो है ब्रांच अकाउंट में भी दिखाया जाता है और डेटर्स में भी दिखाया जाता है। तो डेटर से जो तुम्हें कैश मिला है, रिसिट्स फ्रॉम डेटर्स 37,900। जैसे ही तुमने यहाँ पर लिखा डेटर से तुम्हें कैश मिला, तो तुम इसे डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना भूलना तुमने नहीं है। कैश वैसे तो बाई कैश ही लिख दो, मैंने पूरा ही लिख दिया कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स 37,900 रुपीज़ आपने यहाँ पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। अगला आइटम अगर आप देखेंगे तो उसके बाद लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। अब सन्ड्री डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है, जाहिर है कि पहले तो मैं बैलेंस कैरी डाउन के अंदर लिखूंगा डेटर्स। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है 9,160, तो 9,160 का बैलेंस आपने यहाँ पर लिख दिया। आपको भूलना नहीं है कि आप डेटर्स अकाउंट भी बना रहे हैं, तो डेटर्स अकाउंट में भी बैलेंस कैरी डाउन आप लिखेंगे 9,160। तो 9,160 का बैलेंस आपने लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में अगला आइटम था कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को 30,000 रुपीज़ के गुड्स भेजे। तो मैं ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में आऊँगा और डेबिट साइड की में मैं लिखूंगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, तो 30,000 रुपीज़ के हमने गुड्स भेज दिए। अब हमने गुड्स तो भेज दिए, लेकिन क्वेश्चन में आगे लिखा है कुछ गुड्स जो हैं वो इस साल ब्रांच को नहीं मिले क्योंकि वो गुड्स ट्रांजिट में हैं। वो गुड्स ट्रांजिट में हैं इसलिए ब्रांच को नहीं मिले। तो गुड्स इन ट्रांजिट को आपने ऑपोजिट साइड में लिखना होता है। गुड्स इन ट्रांजिट GIT मैंने शॉर्ट में लिख दिया। 3,600 रुपये के गुड्स इन ट्रांजिट हैं। क्रेडिट साइड में लिखने के पीछे रीज़न क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसका मतलब है हमने 30,000 के गुड्स भेजे, उसमें से 3,600 के गुड्स ब्रांच को नहीं मिले, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये शो कर रहा है कि ब्रांच को इतने गुड्स रिसीव हो गए। इज इट क्लियर टू यू? इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ये देखने के लिए कि ब्रांच ने कितने गुड्स अल्टीमेटली रिसीव करे हैं। उसके अलावा लिखा है एक्सपेंसेस पेड बाई हेड ऑफिस फॉर द ब्रांच। क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है एक्सपेंसेस पेड बाई हेड ऑफिस फॉर द ब्रांच। एक्चुअली जो ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं वो तो हेड ऑफिस पे नहीं कर सकता, वो तो ब्रांच ही पे करेगी ना। तो इसलिए आपको इस लाइन को समझना कैसे है। लिखा तो है कि हेड ऑफिस ने खर्चे पे करें, लेकिन आप इसको ऐसे समझेंगे कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा होगा 10,400 का, और फिर ब्रांच ने ये खर्चे पे करे होंगे। तो ये लाइन लिखी तो है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस फॉर द ब्रांच, लेकिन हम इसको ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश। इसका मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को खर्चों के लिए कैश भेजा और ब्रांच ने ये 10,400 रुपये के खर्चे पे करे होंगे, तो 10,400 रुपीज़। अब सारी इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करने के बाद अगर आपको लास्ट सेशन थोड़ा सा ठीक तरीके से याद है तो आपको ये याद होना चाहिए, मैंने बताया था जब हम सारी इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे
तो जब हम इस अकाउंट को टैली करेंगे तो टैली करने से पहले हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है। किस चीज़ का ख्याल रखना है? कि क्या डेटर से रिलेटेड क्लोजिंग बैलेंस है, क्या डेटर से रिलेटेड कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, क्या डेटर से रिलेटेड ओपनिंग डेटर्स हैं। आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको अभी टैली नहीं कर सकता। इसका मतलब डेटर से रिलेटेड ये तीनों चीज़ें यहाँ मौजूद होनी चाहिए, तभी मैं इस अकाउंट को टैली कर सकता हूँ। तो इसका मतलब अभी मेरे पास ओपनिंग डेटर्स नहीं है, तो मुझे ओपनिंग डेटर्स फाइंड करने पड़ेंगे। ओपनिंग डेटर्स आप कैसे फाइंड करेंगे? अब आप अपने डेटर्स अकाउंट को टैली कर लो, आपके पास बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग डेटर्स की आ जाएगी। तो जो भी मिसिंग फिगर होगी वो डेटर्स अकाउंट से आपके पास आ जाएगी। तो ओपनिंग बैलेंस आपने कंप्यूट करा, ओपनिंग बैलेंस आपका आ गया 6060। चेक भी कर लिया करो 6060। अब ये जो ओपनिंग डेटर्स हैं इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया ओपनिंग डेटर्स, या सिंपली डेटर्स लिख लो। ओपनिंग बैलेंस तो आपने लिखा ही हुआ है 6060, करेक्ट। उसके बाद फिर मैं इसको टैली करूंगा। अब टैली करने के बाद जो भी मेरा लॉस या प्रॉफिट आएगा, तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है उसको हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा 15,700। लेकिन आप लोग चेक करके लिखा करें। इज इट क्लियर टू यू? क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है, उसमें से डेबिट साइड का आइटम माइनस करने के बाद 15,700 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो अभी कोई ये बहुत टफ क्वेश्चन हमने नहीं देखा। अभी शुरुआत में थोड़ा सा एलिमेंट्री क्वेश्चन हम देखेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 1.2 है। 1.2 को ध्यान से देखें। 1.2 में क्या कहते हैं? 1.2 में कहते हैं कि बिग ब्रदर्स लिमिटेड नाम का कोई हेड ऑफिस है, और हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, और उसकी जो ब्रांच है जैसे कि आप देख रहे हो कोलकाता में है। ब्रांच कहाँ पर है? कोलकाता में है। फिर कह रहा है फॉलोइंग आर दी ट्रांजेक्शंस। अब कह रहा है ये ट्रांजेक्शन है हेड ऑफिस और ब्रांच के दरमियान हुई फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 लिखा हुआ है। अब ये 2020 ना थोड़ी पुरानी सी डेट लग रही है, तो इस डेट को तुम 2028 कर लो, करेक्ट। 2028 मैंने कर दिया। तो तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर जो करंट अकाउंटिंग ईयर है वो कैलेंडर ईयर है, और 31 दिसंबर 2028 तक वो कह रहा है ये ट्रांजेक्शन हुई। स्टॉक एट ब्रांच एज ऑन 1/1/2020 लिखा है, तो इसको 28 कर लेना। इज इट क्लियर टू यू? कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि ये ओपनिंग बैलेंस है। अगर तुम डेट चेंज नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। इतना तो आपको मालूम ही है ना कि ये ओपनिंग बैलेंस है, ये डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 1/1/2028 को। और इसी तरह से अब इस क्वेश्चन में एक नया आइटम आ गया। नया आइटम क्या आ गया? पैटी कैश। स्टॉक और डेटर्स तो हमें मालूम है, अब ये पैटी कैश क्या है इसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। लेकिन ये पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस है, और सब लोगों को इतना तो मालूम है कि पैटी कैश एक रियल अकाउंट होता है। इज इट क्लियर टू यू? ये सब ओपनिंग बैलेंसेस तुम्हारे पास मौजूद हैं। आगे कहता है गुड्स सप्लाई टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सप्लाई करे 1,51,200 के। इसके बारे में भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब कहता है रेमिटेंसेस फ्रॉम ब्रांच। रेमिटेंसेस का मतलब भी आपको मालूम है। ये फिगर अगर तुम्हारी बुक्स में कुछ और लिखी होंगी तो ठीक कर लेना। ये 10,500 है। एंड रियलाइजेशन ऑफ डेट्स। रियलाइजेशन ऑफ डेट्स का मतलब है कि डेटर से हमें इतना कैश मिला 1,57,440। तो इन दोनों का टोटल कर करके भी तुम्हें दिया हुआ है कि टोटल अमाउंट जो है ब्रांच ने इतना कलेक्ट करा कैश सेल से और डेटर से। अब उसके बाद क्वेश्चन में आगे कह रहा है अमाउंट सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ अमाउंट और भेजा। किस पर्पस के लिए भेजा? एक तो सैलरी के लिए भेजा, ब्रांच के रेंट के खर्चे के लिए भेजा, और हेड ऑफिस ने कुछ और पैटी कैश भी ब्रांच को भेजा है। यानी कि टोटल कैश ब्रांच को जो भेजा गया है हेड ऑफिस के द्वारा वो 12,840 का है। कितने का है? 12,840। उसके अलावा अब इस क्वेश्चन में एक नया आइटम है जो इससे पहले तुमने फेस नहीं करा है। वो कहता है पैटी एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच मैनेजर। अभी इन सब की चर्चा मैं करूंगा। पैटी एक्सपेंसेस 2750 के तुम्हें दिए हैं। फिर स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है, और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है। यानी कि क्वेश्चन में और तो कुछ खास चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें एक नया आइटम आपके लिए है पैटी कैश। अब ये पैटी कैश का क्या मतलब होता है, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, ये सब समझने के लिए पहले आप यहाँ देखें। क्वेश्चन अपने सामने जरूर रखा करें, ठीक है। मैं भी एक क्वेश्चन की शीट निकाल लेता हूं ताकि मुझे बार बार फ्लिप आउट ना करना पड़े। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन की जैसे मैंने एक शीट अपने पास रख ली है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 1.2 में जो सबसे पहला आइटम आपको गिवन है ओपनिंग स्टॉक है। तो सबसे पहले मैंने ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा ओपनिंग बैलेंस इज ब्रॉट डाउन। अब जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, एक तो स्टॉक का बैलेंस है
अब स्टॉक का बैलेंस 30,800 रुपये तुम्हें दिया हुआ है, तो 30,800 पहले तो आपने यहाँ पर लिख दिया 30,800। उसके बाद कहता है डेटर्स का बैलेंस है, तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, तो डेटर्स का जो बैलेंस है 16,500 है। 16,500 11/2020 कह लो या 11/2028 कह लो। मैंने कहा जितनी फ्रेश डेट रखो, करंट ईयर की डेट्स वगैरह रखने में तुम्हें और फायदा रहता है, फ्रेश डेट्स रखनी चाहिए। तो डेटर्स 16,500। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी। उसके अलावा फिर कहता है पेटी कैश। अब पेटी कैश जैसे स्टॉक एसेट है, डेटर एसेट है, ऐसी पेटी कैश भी एसेट होता है। तो पहले तो पेटी कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको तुम बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर लिखोगे। ओपनिंग बैलेंस 500 रुपये का दिया हुआ है। अब ये पेटी कैश का मतलब क्या होता है? अब पेटी कैश का मतलब आप इस तरीके से समझें, जैसा कि आपने देखा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। और ब्रांच कहाँ है? कोलकाता में। अब मान लेते हैं जो कोलकाता में हमारी ब्रांच है, हमारी ब्रांच का कोई हाई प्रोफाइल्ड कस्टमर है, बड़ा रेप्यूटेड कस्टमर है, वो हमारे ब्रांच ऑफिस में आ गया। अब हमारे ब्रांच ऑफिस में यानी कि कोलकाता के ब्रांच ऑफिस में एक बड़ा हाई प्रोफाइल्ड कस्टमर आ गया, बड़ा रेप्यूटेड कस्टमर आ गया, तो उसकी कुछ खातिरदारी करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? उसको चाय वगैरह हमें पिलानी पड़ेगी, हमें उसको कुछ क्या बोलते हैं नमकीन बिस्कुट वगैरह भी खिलाने पड़ेंगे। अब आप 2 मिनट के लिए सोचो कि अगर आप ब्रांच मैनेजर हैं और इसकी खातिरदारी में आपको कुछ छोटा मोटा अमाउंट खर्च करना है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप हेड ऑफिस को एक फ़ोन करो कि एक कस्टमर आया हुआ है, उसको हमने चाय पिलानी है, उसको हमने बिस्कुट खिलानी है, नमकीन खिलानी है, फटाफट हमें 50-60 रुपये भेजो। ये तो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए एक जनरल पॉलिसी क्या अपनाई जाती है हेड ऑफिस के द्वारा कि वो ब्रांच मैनेजर के पास शुरुआत में ही कुछ कैश रख देता है, जिसको तुम पेटी कैश बोलते हो। तो पेटी कैश तो हमारे हेड ऑफिस ने ब्रांच के पास शुरुआत में ही कुछ पेटी कैश रखा हुआ है कि कोई भी छोटा मोटा एक्सपेंस हो तो तुम इसमें से निपट लेना। इज इट क्लियर टू यू? पेटी कैश का पहले तो मतलब क्या है? पेटी कैश का मतलब है कैश विच इज बेसिकली केप्ट बाय द ब्रांच टू मीट व्हाट वी कॉल एक्सपेंसेस ऑफ स्मॉलर नेचर। करेक्ट? तो छोटे मोटे एक्सपेंसेस निपटने के लिए ब्रांच के पास जो कैश रखा जाता है उसको पेटी कैश बोलते हैं। नंबर 1। अब इसका आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी मैं साथ साथ बताऊंगा। तो पहले तो तुमने ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पर लिख लिए। ओपनिंग बैलेंसेस को लिखने के बाद फिर अगला आइटम क्वेश्चन में क्या लिखा है? गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे। ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट आप लिखेंगे। और गुड्स जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे हैं वो कितने भेजे हैं? 1,51,200 के भेजे हैं। तो 1,51,200 आपने यहाँ पर लिख दिया। रेमिटेंसेज हैं, रेमिटेंसेज में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रेमिटेंसेस के 2 पहलू होते हैं, एक तो कैश सेल्स। अब कुछ बच्चों को कितना ही बताया जाए लेकिन वो मानते नहीं हैं, वो सोचते हैं सॉल्यूशन है तो लिखने की क्या ज़रूरत है। बाई चांस अगर आप अपने सॉल्यूशन को देख रहे हो तो सॉल्यूशन में ये ठीक कर लेना, फिगर अगर नहीं ठीक लिखी होगी तो 10,500 कैश सेल्स के आगे लिखना है। और रियलाइजेशन फ्रॉम डेट्स का मतलब है, वैसे तो तुम लिख सकते हो रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो कैश फ्रॉम डेटर्स। तो डेटर से तुम्हें इतना पैसा मिला, इसका मतलब ये है। और डेटर से तुम्हें जो पैसा मिला है दरअसल वो 1,57,740 है। करेक्ट? अब ध्यान क्या रखना है, जैसे ही मैंने डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखा और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स लिखा तो मुझे क्लिक होना चाहिए कि मैं डेटर्स अकाउंट भी बना रहा हूं। तो मैं डेटर्स अकाउंट में लिखूंगा पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ओपनिंग बैलेंस है 16,500। वैसे तो वो उसी टाइम लिख लेना चाहिए ताकि बाद में भूले ना। फिर डेटर से जो तुम्हें कैश मिला है उसको भी तुम डेटर्स अकाउंट में डायरेक्टली और इमीडिएटली लिख लिया करो। सिर्फ बाई कैश लिखने की जरूरत है क्योंकि डेटर्स अकाउंट तो है ही। बाई कैश का मतलब ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अब डेटर से तुम्हें जो कैश मिला है वो 1,57,740 का मिला है। 1,57,740 का कैश आपने यहाँ पर लिख लिया। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी। उसके बाद फिर अगला अमाउंट आगे उसने जो इंफॉर्मेशन दी है, अमाउंट सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ अमाउंट भेजा है यानी कि कैश भेजा है। तो पहले तो आप लिखेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब किस किस चीज के लिए हमने कैश भेजा है? कहता है एक तो हमने सैलरी के लिए कैश भेजा है।
सैलरी के लिए हमने कितना कैश भेजा है, कहता है सैलरी के लिए 7,440 का कैश भेजा है, तो 7,440 आपने यहाँ पर लिख दिया। आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। और रेंट के लिए हमने जो कैश भेजा है, रेंट के लिए हमने 2,400 रुपीज़ का कैश भेजा है, तो 2,400 रुपीज़ हमने ये भी लिख दिए। उसके अलावा पेटी कैश के लिए यानी कि छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए को निपटने के लिए हमने कुछ और कैश भेजा। 500 रुपये तो पहली ब्रांच के पास पड़े हुए हैं और हेड ऑफिस ने 3,000 रुपये और भेजे हैं, तो 3,000 रुपये तुमने यहाँ पर लिख दिए, क्योंकि हेड ऑफिस ने टोटल कैश जितना भी भेजा है उसको तुम्हें यहाँ डेबिट पे लिखना ही पड़ेगा, नंबर 1। अब अगला ही आइटम दिया हुआ है पेटी एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच मैनेजर 2750। पेटी एक्सपेंसेस में और ब्रांच एक्सपेंसेस में फर्क होता है, बस इतना ध्यान रखना। करेक्ट। पेटी एक्सपेंस का मतलब है ब्रांच के छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो हैं वो जो ब्रांच ने मीट करे हैं, और ब्रांच ये जो खर्चा मीट करेगी वो पेटी कैश में से करेगी। मैं कहना क्या चाहता हूं, अब देखें, जो पेटी एक्सपेंसेस और ब्रांच मैनेजर हैं इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये समझाने के लिए आप पहले तो ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगे। क्रेडिट साइड में हम बाद में लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, तो जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उसके अंदर मुझे पेटी कैश का बैलेंस भी लिखना पड़ेगा। अब पेटी कैश का बैलेंस मैं कैसे लिखूंगा? पेटी कैश का बैलेंस लिखने के लिए मुझे पहले तो लिखना पड़ेगा कि ब्रांच अकाउंट के पास शुरुआत में कितना कैश पड़ा हुआ था। 500 रुपये का कैश ब्रांच मैनेजर के पास पड़ा हुआ था। करेक्ट। मान लेते हैं कि आप ब्रांच मैनेजर हैं, आपके पास 500 रुपये पड़े हुए हैं और मैं हेड ऑफिस हूँ। मैंने आपको 3,000 रुपये इस साल और भेजे, अमाउंट सेंट, तो मैंने आपको 3,000 रुपये और भेजे, तो आपके पास टोटल पैसा कितना हो गया? 3,500। टोटल पेटी कैश आपके पास 3,500 रुपये हो गए। करेक्ट। अब ये 3,500 में से ये जो आइटम लिखा हुआ है पेटी एक्सपेंसेस और ब्रांच मैनेजर, तो ब्रांच मैनेजर के जो एक्सपेंसेस होंगे उसको हमने यहाँ पर ब्रांच अकाउंट में डायरेक्टली नहीं दिखाना है, उसको हमने इनडायरेक्ट तरीके से दिखाना है। अब ये इनडायरेक्ट तरीके से दिखाना है का क्या मतलब है, पहले यहां समझे। आपके पास ओपनिंग बैलेंस 500 का था, 3,000 रुपये हेड ऑफिस ने आपको और भेजे थे पेटी कैश के, तो आपके पास टोटल 3,500 हो गए। अब मैंने इसमें से लिखा अमाउंट स्पेंट। स्पेंट का मतलब है कि ब्रांच मैनेजर ने जो पैसा खर्च कर दिया। ब्रांच मैनेजर ने कितना खर्च कर दिया? क्वेश्चन में लिखा है पेटी एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच मैनेजर 2750। तो 2750 ब्रांच मैनेजर ने जो खर्च कर दिए वो तुम माइनस कर दोगे, तो क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच के पास कितना हो गया? पेटी कैश का 750 हो गया। तो अब आपकी समझ में क्या आना चाहिए? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने पेटी कैश का जो ये बैलेंस है 500 रुपये, ये डेबिट में लिखा है या नहीं लिखा? ऑफ कोर्स मैंने क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा है, ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट में लिखा है, और हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को और पेटी कैश भेजा था वो हमने डेबिट में लिखा। समझ में आ गया? अगर मैं डेबिट में 500 और 3,000 लिख रहा हूं और क्रेडिट में 750 लिख रहा हूं, तो इन सब का जो डिफरेंस होगा वो 2750 आएगा। यानी कि जब मैं ब्रांच अकाउंट में पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, और जो हमने पेटी कैश ब्रांच को इस साल भेजा वो डेबिट में लिख रहा हूं, तो इनडायरेक्टली ये 3 आइटम लिखने का मतलब है कि हम ये चीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, 2750 को इनडायरेक्ट तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है हम ब्रांच अकाउंट के अंदर पेटी खर्चों को दिखा तो रहे हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं दिखा रहे, इनडायरेक्टली दिखा रहे हैं। अब आप में से कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनडायरेक्टली सर क्यों दिखा रहे हैं, क्यों नहीं हम डायरेक्टली दिखा देते? मैंने आपको बताया है कि ये छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है, ये डबल एंट्री सिस्टम पे अपनी अकाउंटिंग नहीं कर रहा है। अगर मैं पेटी कैश अकाउंट बना रहा होता तब तो मैं डायरेक्टली पेटी कैश अकाउंट अपना बना करके उसमें से खर्चा निकाल करके डायरेक्टली लिख सकता था पेटी एक्सपेंसेस और ब्रांच मैनेजर, लेकिन हम यहाँ डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि इस सिस्टम में ब्रांच जो है या ब्रांच से रिलेटेड जब अकाउंटिंग करी जाती है हेड ऑफिस के द्वारा, तो अलग से पेटी कैश अकाउंट नहीं बनाया जाता है। इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ ब्रांच अकाउंट बन रहा है और डेटर्स अकाउंट बन रहा है, उसके अलावा कोई और अकाउंट बनाया नहीं जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये कारण है कि हम पेटी एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट तरीके से दिखाते हैं। तो अब आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाना चाहिए कि पेटी एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच मैनेजर को आपने कैसे रिफ्लेक्ट करना है। ब्रांच के पास जितना भी पेटी कैश अवेलेबल है उसमें से ब्रांच मैनेजर ने जो खर्चा कर दिया वो आप माइनस कर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस आपको यहां पर लिखना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? राइट सर।
उसके बाद अब अगला आइटम इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस। ये तो पेटी कैश का बैलेंस था। फिर क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक का बैलेंस जो आपको गिवन है, स्टॉक का बैलेंस 23,150 का है, तो 23,150 का अमाउंट आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद डेटर्स का बैलेंस लिखा हुआ है, सन्ड्री डेटर्स एट द ब्रांच एज एट 31/12/2028 कर दिए मैंने डेट, इसलिए मैं 28 बोल रहा हूँ। तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 50,460। अब ध्यान ये रखना है, जैसे ही तुमने डेटर्स का बैलेंस यहाँ पर लिखा, बस ये दिमाग में रखना है कि आप डेटर्स अकाउंट भी बना रहे हो, तो इसलिए डेटर्स अकाउंट में भी आप लिखेंगे 50,460। 50,460 डेटर्स अकाउंट में लिखना भूलना नहीं है। अब सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली है, इजंट इट और नॉट, सारी इंफॉर्मेशन लिख ली है, पक्का लिख ली है, राइट सर लिख ली है। अगर लिख ली है सारी इंफॉर्मेशन तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन अकाउंट को टैली करूँगा। ठीक है, जब मैं इन अकाउंट को टैली करूंगा तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये समझना है, जब मैं इन अकाउंट को टैली करूंगा तो इस अकाउंट में मैंने अभी अभी आपसे बताया, जब मैं ब्रांच अकाउंट को टैली करूंगा तो मुझे सबसे पहले क्या देखना है, क्या डेटर से रिलेटेड तीनों चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। यानी कि डेटर से रिलेटेड तीनों चीज़ें मौजूद हैं या नहीं का मतलब, क्या डेटर से रिलेटेड ओपनिंग बैलेंस है, क्या डेटर से रिलेटेड कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स है, वो भी है, और डेटर से रिलेटेड क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। अगर ये तीनों चीज़ें गिवन हैं, नहीं होती तो मैं पहले डेटर्स अकाउंट को टैली करता, लेकिन इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ें मौजूद हैं। अगर तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो अब मुझे सिर्फ नेट प्रॉफिट निकालना है, तो मैं नेट प्रॉफिट निकाल लूँगा। जो डायरेक्टली सॉल्यूशंस को देख रहे हैं, सॉल्यूशन में अपने नेट प्रॉफिट को ठीक कर लेना। नेट प्रॉफिट 18,660 आएगा, 18,660 आएगा। ठीक है, लेकिन आप चेक करके लिखा करें। तो 18,660 आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे पहले डेटर्स अकाउंट को टैली करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि डेटर से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी, जो हमें ब्रांच के अंदर चाहिए होती है। अब उसके अलावा मैंने डेटर्स अकाउंट को टैली तो करना ही है, क्योंकि डेटर्स में कुछ ना कुछ तो बैलेंसिंग फिगर आएगी। अब आप बताओ क्या बैलेंसिंग फिगर आएगी, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स है। तो इन सब का जो डिफरेंस होता है वो क्रेडिट सेल्स होता है। तो डेटर्स अकाउंट को जब आप टैली करेंगे तो डेटर्स अकाउंट से आपके पास क्रेडिट सेल्स की फिगर आ जाएगी 1,91,700 की। करेक्ट, 1 लाख। मुझे अधिकतर फिगर याद ही रहती है, तो इसलिए मैं इतना फास्ट कर लेता हूँ। ये ना सोचे कि मेरी मैथमेटिक्स इतनी फास्ट है, लेकिन आप लोग चेक करके जरूर लिखा करें। इज इट क्लियर टू यू? तो ये दोनों अभी कोई खास टफ क्वेश्चन नहीं है। बात यह है कि हम बहुत धीरे 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 आगे चलने के आदी हैं, तो इसलिए जल्दबाजी का करा हुआ काम जो है वो ठीक नहीं होता। तो धीरे धीरे हम आगे की तरफ चैप्टर को बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, अच्छा, बहुत बच्चों की ये आदत होती है, जैसे जब तक कोई चैप्टर खत्म ना हो जाए तब तक आप अपने मॉड्यूल को टच ना करें। करेक्ट, हाँ, चैप्टर के खत्म होने के बाद अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो, लेकिन आप देखेंगे तो आपको फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि हमने सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के ऑलरेडी कर दिए हैं। लेकिन चैप्टर का खत्म होने का पहले इंतजार करें। फिर कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए ब्रांच अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ब्रांच। तो सिंपल लिखा है, कह रहा है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कभी सिर्फ इतना ही लिखा हो प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, तो हमेशा डेटा सिस्टम ही फॉलो करना है। अब क्वेश्चन में तुम्हें दिया है कि ओपनिंग स्टॉक 15,000 का है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को 45,000 के गुड्स भेजे हैं, सेल्स 60,000 की है। अब देखो यहाँ भी एक बड़ा ट्रिकी पॉइंट्स है। अकाउंट्स में, अकाउंट्स का ये फंडामेंटल रूल है कि जनरली जब हम वर्ड सेल्स यूज करते हैं तो सेल्स का वैसे तो मतलब हमेशा होता है क्रेडिट सेल्स। अगर सेल्स के आगे पीछे कुछ ना लिखा हो तो हम हमेशा सेल्स को क्रेडिट सेल्स मान करके चलते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ ये सेल कैश सेल से क्रेडिट सेल है, तो आपका क्या आंसर होगा? आपका क्या आंसर होगा? अभी तो मैंने आपको आंसर दे ही दिया। 99 के 100% बच्चे बोलेंगे कि ये क्रेडिट सेल्स है। लेकिन ये लेकिन बड़ा खतरनाक वर्ड है। तो इस केस में वैसे तो सेल्स का मतलब हमेशा क्रेडिट सेल्स होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो सेल्स होंगी ये कैश सेल्स रही होंगी। ये मैंने इतने दावे के साथ कैसे कहा? ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग डेट या डेटर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि कोई ओपनिंग डेटर नहीं है, कोई क्लोजिंग डेटर नहीं है। इसको तुम्हें कैश सेल्स मानना पड़ेगा, क्योंकि
ना तो क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर्स हैं ना क्लोजिंग डेटर्स हैं। अगर कभी क्वेश्चन में ओपनिंग या क्लोजिंग डेटर्स ना दिए हों तो समझ जाना कि ब्रांच जो है क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करती ही नहीं है, तो इसलिए आप इसको कैश सेल्स मान करके चलेंगे। इज इट क्लियर टू यू? वैसे तो सेल्स का मतलब क्रेडिट सेल्स होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिए हुए हैं, तो इसलिए आपको इसको कैश सेल्स के रूप में ट्रीट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में कहता है ओपनिंग स्टॉक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच है, कैश सेल्स हैं, करेक्ट, और कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एक तो सैलरी का खर्चा, कुछ अदर एक्सपेंसेस, टोटल खर्चे 7,000 के हैं, और कहता है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 10,000 का। छोटा सा नानू सा क्वेश्चन है, लेकिन नीचे उसने लिखा कि जो ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर इज इंटाइटल्ड, ब्रांच मैनेजर जो है इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द ब्रांच आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब वो कह रहा है ब्रांच मैनेजर को 5% का कमीशन देना है, लेकिन ब्रांच मैनेजर को जो 5% का कमीशन देना है ऑफ द नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसका कमीशन देना है। अब ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है, हालांकि आपके लिए प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि आपने बहुत बार इस तरह की चीज़ें करी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। लीजिए जी, अब सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक मैंने यहाँ पर लिख दिया, जस्ट वेट। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो आपको गिवन है वो 15,000 का है, तो मैंने 15,000 का ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिख दिया, करेक्ट, ये मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच गिवन है, तो मैंने गुड्स सेंट टू ब्रांच भी लिख दिया, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा है, वैसे ये लीगल शॉर्ट फॉर्म है। बहुत से बच्चे ये पूछते हैं सर क्या इसको लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एग्जामिनेशन में लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ कोई शॉर्ट फॉर्म लिखी है, तो जब क्वेश्चन खत्म हो जाए उसके नीचे नोट में लिख देना चाहिए कि GSTB स्टैंड्स फॉर गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, तो तब आप बिल्कुल जो है सेफ हो जाएंगे। गुड्स सेंट टू ब्रांच जो है वो 45,000 है, तो 45,000 मैंने यहाँ डेबिट में लिख दिया। उसके बाद कहता है सेल्स, और मैंने अभी भी बताया ये सारी की सारी कैश सेल्स हैं। हमें मालूम है कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं रेमिटेंसेस। अब रेमिटेंसेस के अंदर हम दो चीज़ें लिखते हैं, कई बार मैं अब ये चीज़ें बता चुका हूँ, बार बार बताना अच्छा नहीं लगता। एक तो हम इसके अंदर कैश सेल्स लिखते हैं, तो ये सारी सेल्स जो हैं वो कैश सेल्स हैं, और क्यों हैं ये मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये सारी सेल्स कैश में हुई होंगी। और इसका ये भी मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन में कैश फ्रॉम डेटर्स हो ही नहीं सकता। वैसे मैंने लिख दिया, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझाने के लिए। कैश फ्रॉम डेटर्स इस क्वेश्चन में नहीं हो सकता। इज इट क्लियर टू यू? तो रेमिटेंसेज आपकी 60,000 की होंगी। उसके बाद एक्सपेंसेस आपको दिए हैं, तो आप ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को खर्चा भेजा, एक तो सैलरी के लिए 7,000 रुपये, तो 7,000 रुपीज़ आपने यहाँ पर लिख दिया, और अदर एक्सपेंसेस के लिए OE अदर एक्सपेंसेस 2,000 के। फिलहाल तो इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है, या मैंने अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन को देखा। अब एक इन्फॉर्मेशन और है कि हमने ब्रांच मैनेजर को कमीशन देना है। अब ब्रांच मैनेजर को कमीशन देने से पहले मैंने क्या करा, क्रेडिट साइड को टोटल करा 60,000, और उस 60,000 में से मैंने डेबिट साइड के आइटम माइनस करे। 45 प्लस 15 कितना हो गया, 60,000। 67 ये कितना अमाउंट है, अच्छा ये 5,000 था सैलरी का अमाउंट, मैंने गलती से 7,000 लिख दिया, एक्सट्रीमली सॉरी। सैलरी का अमाउंट 5,000 है, और अदर एक्सपेंसेस 2,000 के, टोटल 7,000 है, 5,000 2,000 एनीवे। तो 60 प्लस 5 65 प्लस 2 67,000। तो 60,000 में से मैंने 67,000 माइनस कर दिए, तो अभी जो ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है, नो डाउट ये नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट तो है, लेकिन ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिफोर कमीशन है, क्योंकि अभी मैंने ब्रांच मैनेजर को कमीशन भी देना है। ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, तो ब्रांच मैनेजर को मुझे कमीशन देना पड़ेगा। अब ब्रांच मैनेजर को मुझे कमीशन देना पड़ेगा, कितना कमीशन देना पड़ेगा? ब्रांच मैनेजर को कमीशन देने के लिए अब मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा ब्रांच मैनेजर, क्योंकि वो भी तो खर्चा ही है ना, तो ब्रांच मैनेजर्स कमीशन। अब ब्रांच मैनेजर का जो कमीशन होगा, अब प्रॉब्लम ये है कि ब्रांच मैनेजर को 5% का कमीशन तो देना है, लेकिन वो कह रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें से ब्रांच मैनेजर का कमीशन माइनस करके जो अमाउंट आएगा, जो नेट प्रॉफिट आएगा, उसका 5% देना है।
अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कमीशन तो है ही नहीं, तो मैं नेट प्रॉफिट में से कमीशन कैसे माइनस करूं? अब होने को तो आप 2 मिनट में कंप्यूट कर सकते हो, आपको मालूम है, या मैं आपको ऐसे बता सकता हूं कि जो 3000 है इसका आप 5 × 5 डिवाइडेड बाई 105 कर दें। ये 11 से आप सीखते हुए चले आ रहे हैं, करेक्ट? आपको क्लास में बताया गया है कि जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो तो इस तरीके से आप कंप्यूट कर देना। आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा लॉजिक भी आपको देना चाह रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करें। ब्रांच मैनेजर को कमीशन देना है और आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन देना है। तो मैंने क्या करा, जस्ट वेट एक सेकंड के लिए, थोड़ा सा मैंने स्पेस क्रिएट करी आपको समझाने के लिए। तो आपको समझाने के लिए मुझे कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। यहाँ देखें, अब मुझे ब्रांच मैनेजर को कमीशन देना है। सपोज ब्रांच मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू एक्स, हालांकि जस्ट मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाद में मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा। सपोज ब्रांच मैनेजर्स एक्सपेंस, अब ब्रांच मैनेजर का जो कमीशन है मैं मान लेता हूँ डेट इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि वो अभी हमें मालूम नहीं है। तो ब्रांच मैनेजर का अगर कमीशन में एक्स मान लूँ, करेक्ट, मैंने ब्रांच मैनेजर का कमीशन एक्स मान लिया, तो अब मेरे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ जाएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है वो तो 3000 है। भाई नेट प्रॉफिट 3000 है कमीशन माइनस करने से पहले। अब अगर मैं इसमें से कमीशन माइनस कर दूं तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ गया या नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया। दिस इज योर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ब्रांच मैनेजर का कमीशन एक्स है, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना हो गया? 3000 माइनस एक्स हो गया। भाई 3000 माइनस एक्स क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 3000 माइनस एक्स आ जाएगा। तो ब्रांच मैनेजर को कमीशन किसका देना था? हमने इसी प्रॉफिट का देना है ना। नेट प्रॉफिट में से उसका कमीशन माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, करेक्ट, नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आ रहा है यानी कि 3000 माइनस एक्स, इस प्रॉफिट का 5% हमने देना है। तो ब्रांच मैनेजर का कमीशन कितना हो जाएगा? तो कमीशन विल बी इक्वल टू, ब्रांच मैनेजर का कमीशन हो जाएगा 5% ऑफ 3000 माइनस एक्स, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट है आफ्टर कमीशन और इसका मुझे 5% देना है। इसका मतलब अब मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। इक्वेशन क्या आ गई? ये क्या आ रहा है? ब्रांच मैनेजर का कमीशन आ रहा है 5% ऑफ दिस, और इसी को हमने एक्स माना है, यानी कि ब्रांच मैनेजर का कमीशन हमने एक्स माना था और ब्रांच मैनेजर का कमीशन ये है 5/100 ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 3000 माइनस एक्स है, उसका 5% उसका कमीशन बनता है, जिसको हमने एक्स माना। अब एक तो तरीका ये है कि पहले मैं इसको आराम से सॉल्व कर लूँ, जो कि आप सब आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मुझसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 3000 कितना आ जाएगा? 15000 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि पहले 5/100 को आपने 3000 से मल्टीप्लाइड करा, तो 5 × 3000 15000 डिवाइडेड बाई 100, फिर आपने इसी चीज को x से मल्टीप्लाइड करा, यानी कि 5x डिवाइडेड बाई 100। अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया थोड़ा सा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो एलसीएम 100 ही आ जाएगा। तो 15000 माइनस 5x इज इक्वल टू x। अब हम x को अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले गए तो डेट विल बी इक्वल टू 100x इज इक्वल टू 15000 माइनस 5x, करेक्ट। अब ये माइनस 5x को, क्योंकि ये x है, यहां पर भी x है, तो मैं जो माइनस 5x है इसको मैं अपने ब्रदर के साथ ले जाता हूं। इसका ब्रदर 100x है, लेकिन ये माइनस 5x है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 100x प्लस 5x इज इक्वल टू 15000, करेक्ट। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। एंड दैट इज इक्वल टू 105x इज इक्वल टू 15000। अब मैं 15000 को डिवाइड कर देता हूं तो x इज इक्वल टू
15,000 डिवाइडेड बाई 105। अब मैं 105 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये समथिंग नियर अबाउट 143 आना चाहिए। मेरे को चेक करने दो। अरे बाबा ऑन ही नहीं हो रहा। 15,000 डिवाइडेड बाई 105, हाँ तो ये 142.87 आ रहा है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 143 मैंने कर लिया। वैसे 142.857 आ रहा है, तो 143 उसका कमीशन बन रहा है। अब ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए करा है। इज इट क्लियर टू यू? आप देख रहे हो कि इससे पहले आप डायरेक्टली भी कर सकते थे शॉर्टकट अप्रोच में, वही जो मैं आपको बता रहा था कि 3000 उसका नेट प्रॉफिट है और 3000 इंटू 5/105 आप कर दो। तो मैं आपको एक्चुअली बताना ये चाह रहा था, ये 5/105 हम क्यों करते हैं, ये लॉन्ग प्रोसेस से मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था। इज इट क्लियर टू यू? आप चाहें तो डायरेक्टली इस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं, तो 143 उसका कमीशन आ जाएगा। तो 143 कमीशन इसका आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अब 3000 में से आप 143 माइनस कर लो, तो 3000 माइनस 143 ये नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना हो गया उसका? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, यानी कि ये जो है यही अब नेट प्रॉफिट माना जाएगा। वैसे मैंने लिख दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ रहा है 2857। तो इतने लॉन्ग तरीके से करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कारण था आपको समझाने का। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, ये था 1.3। अब उसके बाद जरा अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? 505 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन की डायरेक्शंस को ध्यान में रखा करें। शुरुआती लाइन को बहुत से बच्चे क्या होते हैं, डायरेक्टली डाटा देखते हैं। ये गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ, 505 लिमिटेड नाम की कंपनी है, बेंगलोर की कंपनी है, उसने एक नई ब्रांच ओपन करी है। अगर नई ब्रांच ओपन करी है, ओपन डे ब्रांच का मतलब ये है कि उन्होंने एक ब्रांच ओपन करी है, तो इसका मतलब इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकते। बात समझ में आई? तो ब्रांच ओपन करी है, हैदराबाद में करी है 1 जनवरी 2000। मैंने जानबूझ करके डेट्स वगैरह में चेंज कर रहा हूं, तो 2029 को उन्होंने करी। करेक्ट, 1 जनवरी 2029 को मान लेते हैं कि उन्होंने ब्रांच ओपन करी। फिर कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर 2029। तो 2029 के लिए ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ईयर की बिगनिंग में उन्होंने ब्रांच ओपन करी, ईयर के एंड तक ये इंफॉर्मेशन है। क्या है? एक तो कहता है हमने गुड्स भेजे। बताओ इसको कहाँ लिखेंगे ब्रांच अकाउंट में? इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली आपको ऐसे करा रहा हूँ। तो आपको मालूम है कि इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस पहले तो मैं लिखूंगा, हेड ऑफिस में मैं लिखूंगा ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले मैंने कहा, मैंने जानबूझ के लिखा है, तुम्हें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं हो सकता, कोई ओपनिंग डेटर्स यानी कि ओपनिंग बैलेंस तो हो नहीं सकते, क्योंकि नई ब्रांच है। तो जो गुड्स हमने भेजे, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। इज इट क्लियर टू यू? आगे कहता है क्रेडिट सेल्स एट द ब्रांच। अच्छा, उसके बाद कैश सेल्स दी है। कैश सेल्स एट द ब्रांच इज 50,000। अब जो कैश सेल्स है आपको मालूम है रेमिटेंसेस का पार्ट है, तो मैं ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट में आऊंगा। क्रेडिट साइड में पहले तो हमने रेमिटेंसेस लिखा, रेमिटेंसेस के अंदर मैंने कैश सेल्स लिखा 50,000। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स का अमाउंट तुम्हें 60,000 दिया है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्रेडिट सेल्स हमें कहाँ लिखनी होती है। क्रेडिट सेल एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो ब्रांच और ब्रांच डेटर्स के दरमियान होती है, इसलिए इसको हमें सिर्फ डेटर्स अकाउंट में ही लिखना पड़ेगा। तो ये आपका डेटर्स अकाउंट है। डेटर्स अकाउंट के अंदर कोई ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, और क्रेडिट सेल्स आपने लिख दिया 60,000। अभी आप सिर्फ यहीं पर लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को, तुम्हें एक्चुअली लिखा तो इस तरीके से, सैलरीज ऑफ द ब्रांच स्टाफ पेड बाय द हेड ऑफिस। भले ही क्वेश्चन में लिखा है पेड बाय द हेड ऑफिस, इसका इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को सैलरी के लिए इतना कैश भेजा होगा और ब्रांच ने खर्चे पे करे होंगे। तो सैलरी के लिए, ऑफिस के लिए पहले तो ये खर्चे भेजे गए हैं 15,000 और 12,000 रुपये। पहले तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू कैश। अब मैंने टू कैश लिखा, तो सैलरी के लिए 15,000 और ऑफिस के लिए 12,000 रुपये का हमने कैश भेजा है। और उसके अलावा क्वेश्चन में ये चीज़ भी लिखी है, कैश रेमिटेंसेस टू ब्रांच टूवर्ड्स कैश रेमिटेंसेस। बेटे रेमिटेंसेस का मतलब सिर्फ भेजने से होता है।
अब की बार हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रहा है, तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को छोटे मोटे खर्चे निपटने के लिए 6,000 रुपये भेजे हैं। अब की बार कोई पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, अब की बार हमने सिर्फ भेजा है, तो इसको भी मैं लिखूंगा टू कैश, पैटी कैश यहाँ पर लिख दूंगा। ये तीन चीज़ें कैश के नीचे आप लिख सकते हैं। करेक्ट, पैटी कैश, तो हमने 6,000 रुपये का पैटी कैश ब्रांच को भेजा, तो डेबिट साइड में आपने लिख दिया। अब उसके अलावा आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है, एक तो डेटर्स का, एक स्टॉक का। मैंने डेट 29 कर दी। इज इट क्लियर टू यू? अब डेटर्स का और स्टॉक का जो क्लोजिंग बैलेंस है 5,000 और 27,000, तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया 5,000 और 27,000। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है इस क्वेश्चन में, जो तुम्हें एक आइटम लिखा हुआ है कैश रेमिटेंसेस टू ब्रांच फॉर पैटी कैश के बाद अगला आइटम है जिसको मैंने जानबूझ के पहले नहीं पढ़ा, पैटी एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच मैनेजर 5,500। मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा, देखो जब मैं पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा, वैसे तो लिखा ही हुआ है लेकिन जस्ट समझाने के लिए, कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या? नहीं है। ब्रांच मैनेजर के पास कोई ओपनिंग बैलेंस पैटी कैश का नहीं है क्योंकि ये नई ब्रांच है। सेंट, क्या हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ पैटी कैश भेजा है? भेजा है 6,000 रुपये का। तो ब्रांच मैनेजर के पास टोटल पैटी कैश 6,000 रुपये का है। अब उस 6,000 में से उसने कितना खर्च कर दिया? 5,500 रुपये खर्च कर दिए। तो 5,500 रुपये जो खर्च कर दिए वो तुम माइनस कर दोगे और क्लोजिंग बैलेंस लिख दोगे 500। तुमने देखा कि तुमने 6,000 रुपये यहाँ डेबिट में लिखा है और 500 क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा है, तो इनडायरेक्टली आप 5,500 का खर्चा ही दिखा रहे हैं। तो पैटी कैश का बैलेंस लिखना भूलना नहीं है, स्टॉक का बैलेंस भी आपने लिख लिया, डेटर्स का भी लिख लिया। अब सबसे पहले हम जब ब्रांच अकाउंट को टैली करेंगे तो ये हमें चेक कर लेना चाहिए कि डेटर से रिलेटेड तीनों चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। अब इस ओपनिंग डेटर्स, इस क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर्स तो हो ही नहीं सकते, इसलिए ओपनिंग डेटर्स की तो चिंता ही नहीं है क्योंकि ये नई ब्रांच है। हाँ, अब बच गए क्लोजिंग डेटर्स। तो क्लोजिंग डेटर्स हमारे पास हैं 55,000 रुपीज़ के, लेकिन हमारे पास कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स की फिगर नहीं है, अभी नहीं है, वो तो मैंने यहाँ लिखी हुई है। वैसे अभी तक हमारे पास कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स नहीं है। तो आप अपने डेटर्स अकाउंट को पहले टैली करेंगे तो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। 60,000 क्रेडिट सेल्स हैं, क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का 5,000 है, तो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर 55,000 आ जाएगा। उस 55,000 को आपने यहाँ पर लिखना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस तरीके से फिर इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 1.5, इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। देखें यहां पर, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर ए ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और कह रहा है कि शो योर वर्किंग्स क्लियरली। अगर कोई वर्किंग की जरूरत है तो क्लियरली दिखानी पड़ती है। पहले तो मुझे बताओ गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट में कहाँ लिखूंगा? सब ब्रांच अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे। तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में हमने ब्रांच अकाउंट बनाया। ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में टू गुड्स सेंड टू ब्रांच मैंने 5,000 रुपये लिख दिए। इज इट क्लियर टू यू? फिर कहता है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एट कॉस्ट। कभी कभी क्या होता है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा था और ब्रांच ने ये सामान हमें वापस कर दिया। कई मर्तबा ब्रांच को जो हमने सामान भेजा होता है, कई बार वो रास्ते में डैमेज हो जाता है या इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि ब्रांच को लगता है कि हम इसको उस प्राइस पे नहीं बेच पाएंगे जो कि हेड ऑफिस हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इसलिए ब्रांच सेफ गेम प्ले करने के लिए वो गुड्स हमें वापस कर देती है। तो ब्रांच ने हमें किसी भी कारण से वापस करे, तो जब ब्रांच गुड्स वापस करेगी, देखो जब हम गुड्स भेजते हैं तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये हम डेबिट साइड में लिखते हैं, जैसा कि मैंने बताया 50,000 रुपये। अब जब ब्रांच हमें गुड्स वापस करेगी तो तब भी हम जो अकाउंट का टाइटल लिखेंगे वो गुड्स सेंड टू ब्रांच ही लिखेंगे, वो हम गुड्स सेंड टू ब्रांच ही लिखते हैं। हालांकि तुम ब्रैकेट में रिटर्न्स कर करके दिखा सकते हो। समझ में आया? यानी कि रिटर्न्स, क्योंकि जब हम ब्रांच को गुड्स भेजते हैं तो हमारी एंट्री होती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, और जब गुड्स रिटर्न होते हैं तो ये एंट्री हम उल्टी कर देते हैं। तो इसलिए टाइटल चेंज नहीं करना है, गुड्स सेंड टू ब्रांच ही रहेगा, लेकिन ऑपोजिट साइड में आप लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2 ब्रैकेट में आप लिख देना रिटर्न्स। तो यही वजह है कि ब्रांच ने जो गुड्स वापस करे उसको मैंने यहाँ लिख दिया, ऑपोजिट में गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स 3,000 रुपीज। इज इट क्लियर टू यू?
अब कह रहा है ब्रांच क्रेडिट सेल्स, ब्रांच की क्रेडिट सेल 51,000 की हो गई। अब क्रेडिट सेल्स हम कहाँ लिखते हैं, डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे, आपको मालूम है। तो डेटर्स अकाउंट में हम आ गए और डेटर्स अकाउंट में मैंने क्रेडिट सेल्स का अमाउंट 60,000 रुपीज लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कह रहा है कैश सेल्स एट ब्रांच 2,500। हालांकि ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये तो मालूम ही है। अब ये रेमिटेंसेस हैं, आपको मालूम है कि रेमिटेंसेस के अंदर हम कैश सेल्स लिखते हैं 2,500, तो मैंने 2,500 तो लिख दी। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या करा है, वो कहता है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच 45,000। यानी कि इस क्वेश्चन में तुम्हें ऑलरेडी रेमिटेंसेस का अमाउंट गिवन है। वो कह रहा है कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को टोटल कैश जो रेमिट करा है वो 45,000 का करा है। ये तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को 45,000 का कैश रेमिट करा है। रेमिट का मतलब भेजना। और मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं कि रेमिटेंसेस के दो पहलू होते हैं, एक तो होता है कैश सेल्स और दूसरा होता है कैश फ्रॉम डेटर्स। दो पहलू इसके होते हैं, एक होता है कैश सेल्स का और एक होता है कैश फ्रॉम डेटर्स का। रेमिटेंसेस के दो पहलू होते हैं, ये बात अब तुम्हें कई बार बताई जा चुकी है। अब हमें पता है कि 2,500 रुपीज़ की कैश सेल्स हैं, तो अगर मैं 45,000 में से 2,500 माइनस कर दूं तो मुझे पता लग गया कि कैश फ्रॉम डेटर्स 42,500 के। तो इस तरह मैं इसको अपने वर्किंग नोट में दिखा सकता हूं कि मैंने कैश फ्रॉम डेटर्स की फिगर कैसे निकाली। तो अब ये जो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स 42,500 है, एक तो तुम इसको रेमिटेंसेस में लिखोगे 42,500 और उसके अलावा इसको आप अपने डेटर्स अकाउंट में भी लिखेंगे कैश फ्रॉम डेटर्स 42,500। इज इट क्लियर टू यू? इस क्वेश्चन में बेसिकली यही है। फिर कह रहा है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस का मतलब क्या होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इसका मतलब है हेड ऑफिस ने ब्रांच को इतना कैश भेजा खर्चों के लिए, 10,000। उसके बाद अब इस क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर बाय बाय ब्रांच। मैंने कई बार अब आपको ये बात बता दी, क्लास के स्टार्टिंग में भी आज के मैंने आपको ये बताया था कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका कि ताल्लुक ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में है वो ट्रांजैक्शन हमेशा डेटर्स अकाउंट में ही आएगी। और मैंने आपको बताया भी था, जैसे क्रेडिट सेल्स हैं, जैसे डिस्काउंट है, जैसे बैड डेट्स हैं या सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच की बात नहीं कर रहा मैं, सेल्स रिटर्न की बात कर रहा हूँ, या सेल्स रिटर्न है, ये ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ डेटर्स अकाउंट में आएंगी। तो यही वजह है कि जो डिस्काउंट है उसको मैंने डेटर्स अकाउंट में लिखा 1,800। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो है वो तुम्हें दिया हुआ है 17,000 का, तो क्लोजिंग स्टॉक आप बैलेंस कैरी डाउन के अंदर लिख देंगे, सॉरी स्टॉक का बैलेंस 17,000 आपने लिख दिया। अब डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 7,700 है, तो डेटर्स का बैलेंस 7,700 एक तो आपने बैलेंस कैरी डाउन के रूप में लिखा और डेटर्स अकाउंट में लिखना भूलना नहीं है, करेक्ट। तो बैलेंस कैरी डाउन लिख लिया। अब मैंने कहा कि मुझे अपने इस अकाउंट को टैली करना है। जब मैं इस अकाउंट को टैली करूंगा तो मैं कई बार अब आपसे कह चुका हूं कि हमेशा एश्योर कर लेना चाहिए कि डेटर से रिलेटेड सारी चीज़ें मौजूद हैं। क्या क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है? मौजूद है। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स मौजूद है? मौजूद है, वो हमने निकाल लिया था, वो भी मौजूद है। लेकिन अभी तक हमारे पास ओपनिंग डेटर्स नहीं है, अभी तक नहीं है। तो इसलिए मैं पहले डेटर्स अकाउंट को टैली करूंगा। डेटर्स अकाउंट से आपकी बैलेंसिंग फिगर 1,000 की आ जाएगी। इस 1,000 को आपने यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से फिर आपके पास ओपनिंग डेटर्स आ जाएंगे और फिर आप अपना नेट प्रॉफिट वगैरह निकाल सकते हो। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन में भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से 1.6 क्वेश्चन है। अब 1.6 क्वेश्चन 5 मिनट का हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और तब तक आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें।
सो वेलकम अगेन। आज ठंड कुछ ज़्यादा सी हो रही थी, करेक्ट, और गला भी थोड़ा मेरा ख़राब चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा मफलर भी पहन लूँ। चलो अब मैं हटा देता हूँ, तुमको अजीब सा लगेगा तो मैंने कहा हटा देते हैं। चलो तुम भी क्या याद रखोगे। अब 7 लिमिटेड विद इट्स हेड ऑफिस कैलकाटा। मैंने ये क्वेश्चन आपको बोला था खुद करने के लिए, देखें आप में से कितने लोगों ने ट्राई करा है, ईमानदारी से बताएं कितने लोगों ने करा है, करेक्ट। अब सबसे पहले तो क्या कहता है, ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच। कहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच, ये मैं आपसे पूछूंगा नहीं। ओपनिंग स्टॉक ब्रांच अकाउंट की डेबिट में लिख देना है। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट भी डेबिट साइड में लिखना है। इज इट क्लियर टू यू। अब वो पहले तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हेड ऑफिस कोलकाता में है, ब्रांच जो है दिल्ली में है, और यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2029 कर दिया मैंने इसको, करेक्ट। अब कह रहा है स्टॉक एट ब्रांच ऑन 1 जुलाई 2029। 1 जुलाई 2029 की बजाय इसको 28 कर देते हैं क्योंकि 1 जुलाई है। अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 30 जून 2029 को। अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत हो रही है 1 जुलाई 2028 से। तो ओपनिंग स्टॉक है ब्रांच अकाउंट की डेबिट में लिख देना। गुड्स तुमने भेजे हैं 45,600 के डेबिट में लिखेंगे। अब वो कह रहा है टोटल सेल्स 19,700 की हैं और टोटल सेल्स 73,300 की हैं, जिसमें से कैश सेल्स 19,700 है। अब जो कैश सेल्स हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप रेमिटेंसेस के अंदर लिखेंगे ब्रांच अकाउंट में। अब टोटल सेल्स में से 19,700 माइनस कर करके जो क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी उसको ब्रांच डेटर्स में आपने लिखना है। इज इट क्लियर टू यू। फिर कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स आपको दिया हुआ है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ब्रांच डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस 1 जुलाई 2028 कर दी मैंने डेट, करेक्ट। तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आप लिख देंगे। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, देखो ये गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर नहीं है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है। गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स आप ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट में इसको लिखेंगे। ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट में आपने इसको लिखना है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच जो है 3,900 रुपीज़। इज इट क्लियर टू यू। फिर कह रहा है पेटी कैश एट ब्रांच ऑन 1 जुलाई 2028। तो ब्रांच के पास शुरुआत में पेटी कैश अब की बार पड़ा हुआ है 110 रुपये का। इज इट क्लियर टू यू। फिर कहता है क्वेश्चन में हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा किस किस चीज़ के लिए। एक तो कहता है सैलरी के लिए कैश भेजा 12,000 रुपये का, फिर कुछ और पेटी कैश भेजा 2,600 रुपये का। ये तीनों चीज़ें आप लिखोगे। पहले तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में 2 कैश और उसके नीचे लिख देना सैलरी, पेटी कैश और रेंट 3,000 रुपीज़। फिर क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 2029 को। स्टॉक का पेटी कैश का, अब इस क्वेश्चन में तुम्हें पेटी कैश का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया है। लॉजिकली तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक 18,800 है और पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस 90 है। पहले तो मैं जरा क्वेश्चन में आपको दिखा दूं एक बार सॉल्व जो है। देखो ओपनिंग स्टॉक तुम्हें दिया था, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया था, ओपनिंग डेटर्स भी दिया है, ये तीनों चीज़ें तुम्हें दी हुई थी। गुड्स सेंड टू ब्रांच है। फिर कितना कैश भेजा ये मैंने बताया, आपने डेबिट में लिखना है। फिर उसके अलावा कैश सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन थी, करेक्ट। गुड्स सेंड टू ब्रांच कुछ गुड्स रिटर्न हुए थे, क्लोजिंग बैलेंसेस थे। अब पेटी कैश की मैं आपको बात बता रहा था। देखो पेटी कैश को आपको समझना होगा थोड़ा सा, हालांकि इस क्वेश्चन में तो कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश का आपके पास कितना है, 110 रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस है। कितना है, 110 रुपीज़ का। प्लस सेंट, हेड ऑफिस ने इस साल ब्रांच को कितना पेटी कैश भेजा, 2,600 का भेजा है, तो 2,600। इसका मतलब ब्रांच मैनेजर के पास टोटल पेटी कैश 2,710 रुपीज़ का है, करेक्ट। अब इससे पहले के क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन थी स्पेंट, कि ब्रांच मैनेजर ने कितना खर्च करा। इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में तो ये गिवन है कि ब्रांच की क्लोजिंग बैलेंस 90 है। अल्टीमेटली मुझे लिखना तो केवल 90 ही होता है, मुझे क्लोजिंग बैलेंस ही लिखना है। मुझे पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस, कितना हमने पेटी कैश भेजा, और क्लोजिंग बैलेंस, हम यही चीज़ लिखते हैं। तो मुझे लॉजिकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप शो करना चाहते हैं तो आप ऐसे शो कर सकते हैं। देखो 2,710 का पेटी कैश ब्रांच मैनेजर के पास मौजूद था। अब क्लोजिंग बैलेंस उसके पास केवल 90 रुपीज़ का बचा है, तो इसका मतलब उसने कितना खर्च कर दिया होगा। 2,710 में से मैं 90 अगर माइनस कर दूं तो 2,620 की फिगर आ रही है। ये आपने कहीं शो नहीं करनी है,
लेकिन देखो आपने ओपनिंग बैलेंस 110 यहाँ लिखा, 2600 यहाँ लिखा, 90 यहाँ लिखा, इन सब का डिफरेंस 2620 के बराबर आ रहा है। वो क्या शो कर रहा है कि ब्रांच मैनेजर के इतने खर्चे हुए, तो वो आप निकाल भी सकते हो। जिस तरह मैंने यहाँ शो करा हुआ है, ये 2620 बैलेंसिंग फिगर हो गई एक तरीके से, करेक्ट। तो क्लोजिंग बैलेंस। अब सारी इन्फॉर्मेशन को लिखने के बाद मैंने कहा हमेशा चेक करना होता है कि डेटर से रिलेटेड कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स गिवन नहीं था, वो आप अपने डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करके निकाल सकते हो। ओपनिंग डेटर्स हैं, क्रेडिट सेल्स आपके पास हैं, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस करके क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी, और क्लोजिंग बैलेंस 18,300 का है, तो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स 52,200 का आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। अब 1.7 में क्या कहता है? 1.7 में कहता है कि फ्रॉम फाइन मॉर्निंग लिमिटेड, कोई ट्रेडिंग फर्म है, कोई उसकी कोई रिटेल ब्रांच है, विच इज सप्लाइड गुड्स फ्रॉम द हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस गुड्स उसको भेजता है। ब्रांच सिर्फ एक सेल्स लेजर मेंटेन करती है, करेक्ट, और जो भी कैश ब्रांच को मिलता रहता है डेली बेस पर वो हेड ऑफिस के अकाउंट में क्रेडिट करती रहती है। कई बार हम अपनी ब्रांच को बोल देते हैं भाई तुमने जो भी कैश कलेक्ट करा आज के दिन वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दो। सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि ब्रांच जो भी कैश कलेक्ट करती है हेड ऑफिस को भेजती है, ब्रांच एक्सपेंसेस जो है वो हेड ऑफिस पे करता है, और कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ड्रॉ ऑफ द ब्रांच अकाउंट एज दे विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द 6 months एंडिंग 31 दिसंबर 2020 लिखा हुआ है। जानबूझ के जरा क्वेश्चन को फ्रेश लुक देने के लिए मैंने इसको भी 29 कर दिया। यानी कि इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है या इस क्वेश्चन की जो कहानी है वो 6 महीने की है, पर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर 2029 को खत्म हो रहा है, सिर्फ 6 महीने की इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी है। आगे कह रहे हैं 6 month क्रेडिट सेल्स, सिंपल वर्ड्स में तुम्हें क्रेडिट सेल्स दी हैं। क्रेडिट सेल्स तुम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में लिख दोगे 2485। उसके बाद कैश सेल्स दी हुई हैं, तो कैश सेल्स रेमिटेंसेस में आप लिख दोगे। रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स का क्या मतलब होता है? जब आप डेटर्स अकाउंट बनाओगे, डेटर्स अकाउंट बनाओगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो क्रेडिट सेल्स हैं वो तो आपने डेटर्स अकाउंट में लिखी होंगी डेबिट साइड में। जो क्रेडिट सेल्स हैं 2485 की, 2485 आप डेटर्स अकाउंट में लिखोगे। 2485 ये क्रेडिट सेल्स की फिगर है। कैश सेल्स रेमिटेंसेस में आ जाएंगे। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न है, और ये वो ट्रांजैक्शन है जो ब्रांच डेटर्स के बीच में और कस्टमर के बीच में है। वैसे भी रिटर्न इनवर्ड, जिसको सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, वो हमेशा क्रेडिट सेल्स के ऑपोजिट में आती है। तो ये 30 रुपीज़ है, यहाँ पर आप लिख देंगे। अब ये जो लाइन दी हुई है ना, कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट्स, कई बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट, जरा सोचो क्या मतलब निकल सकता है। मैंने क्या बोला था? हेड ऑफिस, मैंने आपको शुरुआत में जब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बताए थे तो मैंने कहा था हेड ऑफिस ब्रांच से रिलेटेड एक ब्रांच अकाउंट मेंटेन करता है, और उसके अलावा एक सेल्स लेजर मेंटेन करता है। मैंने बताया था कि सेल्स लेजर का बेसिकली मतलब क्या है। सेल्स लेजर का मतलब है अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स, और अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर का मतलब भी मैंने आपको बताया था। क्रेडिट कस्टमर का मतलब बेसिकली क्या होता है? डेटर्स। तो इसलिए हम कहने के लिए कह देते हैं कि ब्रांच जब अकाउंटिंग करता है डेटर सिस्टम में ब्रांच से रिलेटेड, तो एक तो ब्रांच अकाउंट बनाता है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाता है। हालांकि ब्रांच डेटर्स हम कहते हैं, हकीकत ये है कि वो सेल्स लेजर अकाउंट्स होता है, करेक्ट। तो कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट का मतलब होता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। इसका मतलब ये जो 2387 तुम्हें दिया हुआ है ना, ये कैश फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है। दिस इज योर कैश फ्रॉम डेटर्स। समझ में आया? ये कैश फ्रॉम डेटर्स है, तो इसको भी तुम रेमिटेंसेस में लिख दोगे। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर तुम्हें क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। अब क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का 1/7/2029 को जो है, ये सारी डेट मैंने 29 कर दी, 2029। तो डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तुम ब्रांच अकाउंट में पहले तो लिखोगे, उसके क्रेडिट साइड में लिखोगे, और फिर डेटर्स अकाउंट में लिखोगे। फिर क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें दिया हुआ है जो क्लोजिंग, अब ये जो बैलेंस तुम्हें दिया हुआ था ये 1/7/2020 को दिया हुआ है। डेटर्स का ये ओपनिंग बैलेंस है एक्चुअली। जस्ट वेट एक सेकंड के लिए, मैंने ध्यान से देखा नहीं यहाँ पर।
कई बार प्रॉब्लम हो जाती है मुझे भी। तो 1/7/2020 है, पहले तो ये डेट कर लेना 1/7/2028, ये ओपनिंग बैलेंस है डेटर्स का, डेटर्स अकाउंट की डेबिट में लिखना। उसके बाद स्टॉक भी तुम्हें ये 1/7/2020 का है, ये 1/7/2020 पहले तो, अब इस डेट को मैंने चेंज कर दिया 1/1/2028, करेक्ट, 1/7/2028। ये भी ओपनिंग स्टॉक है। सिंपल वर्ड्स में ये दोनों ओपनिंग बैलेंसेस तुम्हें दिए हुए हैं, तो ये ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिख दोगे। उसके बाद स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है 31/12/2000, मैंने डेट क्या लिखाई थी 31/12/29 कर दी थी मैंने डेट, ठीक है फिर 29 कर दो, कोई बात नहीं, 28, इसको डेट को ना 28 कर देते हैं, कोई बात नहीं। ईयर का एंड 28 कर दिया मैंने, यहाँ पर भी 28 कर लेना, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन को फ्रेश लुक देने के लिए, जरूरी नहीं है तुम्हें चेंज करने की, तुम जैसे डेट दी हैं उसके हिसाब से मूव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है 1280 तुम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में लिखोगे। उसके अलावा तुम्हें दिया हुआ है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। देखो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है, करेक्ट। वैसे तो मैंने तुम्हें बताया था जब हम गुड्स भेजते हैं, करेक्ट, जब हम गुड्स भेजते हैं कई बार ऐसा होता है उसमें से कुछ गुड्स ट्रांजिट में रह जाते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको इसी को हम गुड्स रिसीव्ड कहते हैं। अब तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है गुड्स रिसीव्ड जो है 2276 के गुड्स रिसीव्ड हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन में कोई गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है, तो इसलिए 2276 ही आपके गुड्स सेंड टू ब्रांच रहे होंगे। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच 2276 आप ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर बैड डेट्स एट द ब्रांच दिए हुए हैं, तो बैड डेट्स एट द ब्रांच आप लिखेंगे। बैड डेट्स मैंने कहा कहाँ आएंगे, डेटर्स अकाउंट में आएंगे, तो डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे। वेजेस आपको दी हुई हैं, फिर वेजेस का खर्चा और रेंट का खर्चा ये आप ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे। जब आप ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो उसकी डेबिट साइड में लिख देंगे, लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपको करा देता हूँ बच्चों को कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, करेक्ट। तो हालांकि खुद करा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को आपको करने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन जस्ट मैंने कहा मैं एक बार आपको करा करके दिखा देता हूँ। तो जस्ट एक सेकंड के लिए, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में एक तो ब्रांच अकाउंट बनाया, लीजिए जी ये मैंने ब्रांच अकाउंट बना दिया, इतने में आ जाना चाहिए, और मैंने ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बना दिया। इज इट क्लियर टू यू? ब्रांच डेटर्स और ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में। अब सबसे पहले तो उसने कहा क्रेडिट सेल्स है, मैंने आपको बताया था क्रेडिट सेल्स तो डेटर्स अकाउंट में आएगी, करेक्ट। और क्रेडिट सेल का जो अमाउंट है, क्रेडिट सेल्स, ये हम यहां पर लिखेंगे, ब्रांच डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे। अब क्रेडिट सेल्स का जो अमाउंट है इस क्वेश्चन में 2485 है, तो 2485 की फिगर मैंने यहां पर लिख दी, 2485, करेक्ट, डेटर्स अकाउंट में। उसके अलावा कैश सेल्स गिवन है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैश सेल्स कहाँ आती है, रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस के अंदर मैंने कैश सेल्स लिखा, और कैश सेल्स आपको 1460 की गिवन है, तो 1460 का अमाउंट आपने ब्रांच अकाउंट में लिख दिया। उसके अलावा क्वेश्चन में आपको गिवन है रिटर्न इनवर्ड। मैंने अभी बताया रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न है। रिटर्न इनवर्ड 30 रुपीज़ है। रिटर्न इनवर्ड कह लो या सेल्स रिटर्न कह लो, ये एक ही चीज़ है, और ये हमेशा क्रेडिट सेल्स की ऑपोजिट में आते हैं, और ये ट्रांजैक्शन ब्रांच और ब्रांच डेटर्स के बीच की है, इसलिए डेटर्स में ही आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट। इसका मतलब है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट्स मैंने जानबूझ के लिखा। इसका मतलब ये है कि हमें डेटर से इतना कैश मिला। लेजर अकाउंट का मतलब डेटर से हमें इतना कैश मिला है, तो डेट इज इक्वल टू 2387। तो 2387 आपने रेमिटेंसेस के अंदर ले भी लिख दिया, और 2387 की फिगर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप डेटर्स अकाउंट में भी लिखेंगे बाई कैश। डेटर से आपको 2387 रुपीज़ का कैश मिला है, उसको आपने यहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद कह रहा है कि डेटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है 1345 है। ये बैलेंस 17/2020 कह लो या 17/2028 कह लो, अगर आप नई डेट्स लिखना चाहते हो तो। बैलेंसेस ब्रॉट डाउन,
तो ये ओपनिंग डेटर्स का बैलेंस मैंने पहले तो यहाँ पर लिख दिया। डेटर्स का जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस 1345 का है, 1345। अब जैसे ही मैंने ये बैलेंस यहाँ पर लिखा तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं डेटर्स अकाउंट भी बना रहा हूँ और डेटर्स अकाउंट में भी मुझे इस बैलेंस को लिखना है, 1345, 1345। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है 1/7/2028 मैंने डेट कर दी है। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 840 है, तो 840 आपने यहाँ पर लिख दिया, 840। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर कहता है गुड्स ये हमने ओपनिंग स्टॉक है, फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट भी तुम्हें दिया है। ईयर के एंड में क्लोजिंग स्टॉक कहता है 31/12/2028 को 1280 का है। तो बैलेंस कैरीड डाउन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 1280 का है, उसको भी आपने लिखना है 1280। क्लोजिंग स्टॉक के बाद गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस है। ये गुड्स रिसीव्ड मैंने अभी आपको बताया बिकॉज इस क्वेश्चन में कोई गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे कि इस केस में अकाउंटिंग ईयर जब खत्म हो रहा है, क्वेश्चन में कोई गुड्स इन ट्रांजिट नहीं दिए। मैंने अभी आपको बताया जो भी हम कुछ गुड्स भेजते हैं, कई बार उसमें से कुछ गुड्स जो है ट्रांजिट में रह जाते हैं, उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम गुड्स रिसीव्ड कहते हैं। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में गुड्स रिसीव्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, और गुड्स रिसीव्ड का जो अमाउंट गिवन है, कहाँ पर चला गया गुड्स रिसीव्ड, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? पहले तो 1.6 कर रहे हैं ना, नहीं 1.7 कर रहे हैं। तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस जो है वो 2276 है। तो 2276 ये तुम्हें अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कोई गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है। सपोज इस क्वेश्चन में कोई गुड्स इन ट्रांजिट होता, मैं कहता हूं चलो गुड्स इन ट्रांजिट केवल 1 रुपए का होता, सपोज 1 रुपी, तो इसका मतलब गुड्स सेंट टू ब्रांच कितने हो जाते? मैं ये 1 रुपी इसमें ऐड करता, 2277 रुपीज के गुड्स सेंट टू ब्रांच हो जाते, और फिर मैं क्या करता, गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट में लिखता और गुड्स इन ट्रांजिट क्रेडिट में लिखता, यानी कि अल्टीमेटली ये फिगर में लिखता। लेकिन इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हो कि सिर्फ तुम्हें ये दिया हुआ है, इसका मतलब कोई गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है, तो इसका मतलब आपने इतने रुपए के ही गुड्स भेजे होंगे। तो इसलिए 2276 आप यहां पर लिख देंगे, 2276 इतना अमाउंट था ना गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, तो 2276। इस क्वेश्चन में कोई गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है। अगर क्वेश्चन में गुड्स इन ट्रांजिट होते तो मैं गुड्स रिसीव्ड में पहले ऐड करता और उसके बाद यहां पर गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखता और फिर गुड्स इन ट्रांजिट ऑपोजिट में लिखता। करेक्ट, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद बैड डेट्स है। मैंने आपको बताया कि बैड डेट्स जो है सिर्फ डेटर्स अकाउंट में ही आएंगे, क्योंकि ब्रांच कस्टमर को जो क्रेडिट में सामान बेचा है वो बेसिकली ब्रांच ने बेचा है, तो ये ट्रांजेक्शन भी ब्रांच और ब्रांच डेटर्स के दरमियान मानी जाती है। 65 रुपीज के बैड डेट्स हैं, तो 65 रुपीज आप यहां पर लिख देंगे। फिर वेजेस और रेंट का जो खर्चा है उसके लिए हेड ऑफिस कैश भेजेगा, तो टू कैश, और आप यहां पर लिख देंगे वेजेस का जो खर्चा है 415, और उसके बाद फिर रेंट का जो खर्चा है डेट इज इक्वल टू 402। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। इज इट क्लियर टू यू? अब इस क्वेश्चन में तुमने देखा कि डेटर से रिलेटेड तुम्हारे पास ओपनिंग डेटर्स तो हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स भी है, लेकिन क्लोजिंग डेटर्स नहीं है। तो क्लोजिंग डेटर्स आप अपनी बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। क्लोजिंग डेटर्स, अब आपने डेटर्स अकाउंट को पहले आपको टैली करना पड़ेगा। जब डेटर्स अकाउंट को आप टैली करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास फिगर आ जाएगी, जो कि 1348 की फिगर आ जाएगी। कितनी आएगी? 1348, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अब जो क्लोजिंग फिगर आ जाएगी आपके पास डेटर्स की 1348, उसको आप पहले तो यहाँ पर लिख देंगे, और जाहिर है फिर उसके बाद आपको अपना नेट प्रॉफिट कंप्यूट करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट आपका 1197 शायद आएगा, एक मिनट मैं चेक कर लूँ कितना आ रहा है, कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, 1197 ही आपका नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट 1197 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इज इट क्लियर टू यू? वैसे तो क्वेश्चन ऑलरेडी है, लेकिन जस्ट फिर भी। अब जो अगला क्वेश्चन है 1.8, जरा इसको भी देखें। 1.8 में वो क्या कहता है?
1.8 में कहता है कि मेसर्स वी एंड कंपनी नाम की कोई कंपनी है और कहता है इनकी कोई छोटी सी ब्रांच है और ब्रांच जिस जगह है उसका नाम है टुम्बकटू, बड़ा अजीब सा नाम है एनीवे, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टुम्बकटू ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट मेड एट द सेड ब्रांच फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में हेड ऑफिस बुक्स, अब हेड ऑफिस के बुक्स में मुझे ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने ब्रांच अकाउंट बनाया और इस क्वेश्चन में मैंने डेटर्स अकाउंट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इस क्वेश्चन में डेटर्स से रिलेटेड ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स मौजूद नहीं है। अगर कभी क्वेश्चन में डेटर्स से रिलेटेड ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स के ना गिवन हो तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, इसका मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन में कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। इसका मतलब है सारी ट्रांजैक्शन कैश में हो रही है। अब क्वेश्चन में पहली इंफॉर्मेशन आपको दी है ओपनिंग स्टॉक के रूप में, स्टॉक इन द बिगनिंग। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको मुझे कहाँ पर लिखना है। तो ओपनिंग स्टॉक मैंने लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आपको 4,000 रुपये गिवन है, 4,000 रुपये आपने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद फर्नीचर इन द बिगनिंग, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें फिक्स्ड एसेट भी सामने आ रहा है। तो फर्नीचर, मैंने फर्नीचर के लिए शॉर्ट फॉर्म में F लिख दिया, 2,000 रुपीज़। फिर कह रहा है गुड्स सेंड टू ब्रांच, हमने ब्रांच को इतनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स भेजे। तो मैं ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दूंगा 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच, डेट इज इक्वल टू 60,000। 60,000 का गुड्स हमने भेजे हैं। अब कह रहा है कैश सेल्स, तो यहां पर मैंने लिखा रेमिटेंसेस। अब इस क्वेश्चन में रेमिटेंसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको आपने समझना है। रेमिटेंसेस के अंदर पहले तो मैं लिखूंगा कैश सेल्स। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैश सेल्स जो हैं वो 90,000 की हैं, तो 90,000 मैंने पहले तो लिख दिया। और वैसे तो हम यहाँ पर कैश फ्रॉम डेटर्स भी लिखते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में CFD लिख दिया। इसका मतलब है कैश फ्रॉम डेटर्स, लेकिन इस क्वेश्चन में कैश फ्रॉम डेटर्स नहीं हो सकते, यानी कि लॉजिकली तुम्हारा रेमिटेंसेस का अमाउंट 90,000 ही होगा, क्योंकि रेमिटेंसेस का मतलब है कैश कलेक्टेड फ्रॉम कैश सेल्स एंड फ्रॉम व्हाट वी कॉल डेटर्स, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई डेटर्स है नहीं। इज इट क्लियर टू यू? डेटर्स, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है क्रेडिट की, तो डेटर से कैश मिलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है फर्नीचर परचेस्ड बाय द ब्रांच, फर्नीचर परचेस्ड बाय द ब्रांच ऑन परमिशन फ्रॉम हेड ऑफिस 1,200। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब ये हेड ऑफिस है, ये ब्रांच है। अब मान लेते हैं कि ब्रांच मैनेजर बड़ा मोटा सा आदमी है, बहुत मोटा सा आदमी है, तो वो बड़ा मोटू सा है। तो क्या हुआ कि जब वो चेयर पे बैठा, मान लेते हैं चेयर टूट गई, और वो चेयर टूट गई तो ब्रांच मैनेजर को भाई बैठने के लिए तो चाहिए ना कुछ, तो उसको एक चेयर खरीदनी पड़ेगी। अब इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि ब्रांच मैनेजर, वैसे इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि ब्रांच का कोई भी खर्चा होगा वो हेड ऑफिस निपटेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अब ब्रांच मैनेजर हेड ऑफिस को ये नहीं बोलेगा सर मैं इस चेयर पे बैठा था, चेयर टूट गई, अब मुझे एक चेयर खरीदनी है तो फटाफट कैश भेजो। अब पॉइंट ये है, हेड ऑफिस ब्रांच को कैश भेजे, उसके बाद क्या बोलते ब्रांच मैनेजर चेयर खरीदे, तो इतना टाइम वेस्ट होगा। तो हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच मैनेजर को बोलता है ठीक है आप चेयर जो है या वो फर्नीचर जो है खरीद लो। तो अब ब्रांच मैनेजर ने हेड ऑफिस से परमिशन लेकर के एक फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेस्ड बाय द ब्रांच। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो यहां पर, अगर ब्रांच हेड ऑफिस से परमिशन लेकर के कोई एसेट खरीदेगी तो पहले तो मैं उसको यहां से माइनस करूंगा रेमिटेंसेस में से। यहां मैंने क्या लिखा, फर्नीचर परचेस्ड, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैंने जस्ट समझाने के लिए लिख दिया, ऑन परमिशन फ्रॉम हेड ऑफिस। हमने परमिशन हेड ऑफिस से ली और फर्नीचर परचेज करा, हमने खुद ही परचेज कर लिया, यानी कि ब्रांच ने खुद ही फर्नीचर परचेज कर लिया। हमें मालूम है कि ये खर्चा हेड ऑफिस को करना चाहिए, हम ब्रांच हैं, लॉजिकली ये खर्चा हेड ऑफिस का है, लेकिन अब ब्रांच ने खुद ही इसको खरीद लिया, यानी कि ब्रांच ने ये खर्चा खुद कर दिया। इसका मतलब अब ब्रांच ने इतना पैसा हेड ऑफिस से लेना है। बात समझ में आ रही है?
क्योंकि ये खर्चा हेड ऑफिस की जिम्मेदारी है, खर्चा हेड ऑफिस की जिम्मेदारी है, लेकिन खर्चा ब्रांच ने कर दिया। तो ब्रांच क्या करेगी, हेड ऑफिस को बोलेगी कि हमने आपको 90,000 रुपीज़ देने हैं, लेकिन हम 1,200 रुपीज़ माइनस कर रहे हैं क्योंकि आपके कहने पर हमने एक फर्नीचर खरीदा है और इसके लिए पैसा हमने अपनी जेब से भरा है। तो हमने ये 1,200 हमने आपसे लेने हैं, आपको 90,000 देने और 1,200 आपसे लेने हैं, तो हम इसको माइनस कर रहे हैं और हम आपको इतना अमाउंट भेज रहे हैं। तो इसका मतलब आपको समझना क्या है कि अगर ब्रांच हेड ऑफिस से परमिशन लेकर के कभी कोई एसेट खरीदेगी, नंबर 1, तो उसको हम पहले तो रेमिटेंसेस से माइनस करेंगे, और दूसरा क्या होगा, जब मैं बाद में क्लोजिंग बैलेंस दिखाऊंगा फर्नीचर का, क्योंकि बाद में क्लोजिंग बैलेंस भी तो दिखाना है फर्नीचर का, तो क्लोजिंग बैलेंसेस, तो फर्नीचर का जब क्लोजिंग बैलेंस हम दिखाएंगे तो फर्नीचर का पहले तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2,000 रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस तो 2,000 का है और 1,200 का फर्नीचर हमने और ख़रीदा, तो 1,200। इसका मतलब अभी हमारे पास 3,200 वर्थ रुपीज़ का फर्नीचर है, अभी तक की जो क्वेश्चन में कहानी है। इज इट क्लियर टू यू? अब आगे कह रहा है स्टॉक एट द एंड इज 3,500। फिर उसने बताया कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, मैं थोड़ा सा जरा आपको समझाने के लिए मुझे ब्रांच अकाउंट थोड़ा बड़ा ही बनाना पड़ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक जो है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दैट इज इक्वल टू 3,500, तो मैंने 3,500 क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिख दिया, 3,500। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, उसके बाद कहता है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने खर्चे पे करे, इसका मतलब है हेड ऑफिस ने ब्रांच को इतना कैश भेजा होगा खर्चों के लिए, तो 5,300 रुपये। यहाँ तक भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो नया पॉइंट इसमें यही था, एसेट परचेज बाय ब्रांच ऑन परमिशन फ्रॉम हेड ऑफिस, उसका ट्रीटमेंट तो हमने देख लिया। अब इसमें एक लास्ट में लाइन लिखी है, क्वेश्चन में कह रहा है इट वॉज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ फर्नीचर एट 10% पर एनम। अगर इतना ही लिखा होता, यहीं तक लिखा होता, तो मैं 3,200 का 10% 320 रुपये का डेप्रिसिएशन माइनस कर देता। लेकिन वो क्या कह रहा है, हाउ एवर नो डेप्रिसिएशन इज नेसेसरी फॉर परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर। वो कह रहा है हमने 10% डेप्रिसिएशन तो देना है, लेकिन जो हमने ड्यूरिंग द ईयर यानी कि इस साल जो फर्नीचर खरीदा है उस पर हमने डेप्रिसिएशन नहीं देना। यानी कि जब मैं फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस दिखाऊंगा, तो जब मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, तो मैं केवल जो ओपनिंग बैलेंस है 2,000 उसका 10% 200 डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। जो मैंने फर्नीचर खरीदा उस पर मैं डेप्रिसिएशन नहीं दूंगा। तो अब फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस में 3,000 रुपये लिखूंगा। आपने नोट करा कि जो डेप्रिसिएशन भी वैसे खर्चा है, लेकिन उसको भी हम ब्रांच अकाउंट में डायरेक्टली नहीं दिखा रहे, हम इनडायरेक्ट तरीके से दिखा रहे। हमने फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा है 2,000 रुपीज़, और उसके बाद आप देख रहे हो कि हमने कुछ फर्नीचर खरीदा था और क्लोजिंग बैलेंस हमने ऑपोजिट साइड में लिख लिया। तो इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन है वो रेलिवेंट एसेट में से ही माइनस कर करके दिखाया जाएगा, करेक्ट। अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं देता तो क्लोजिंग बैलेंस 3,200 होता, लेकिन डेप्रिसिएशन देने के बाद अब क्लोजिंग बैलेंस 3,000 का है। तो डेप्रिसिएशन का जो खर्चा मैं इनडायरेक्टली क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हम फर्नीचर अकाउंट अलग से इसमें बनाते नहीं हैं। इज इट क्लियर टू यू? ये सारे लॉजिक आपको मालूम होने चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन में उसने क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में और तो कोई चीज़ इसमें हमें दी नहीं है। अब हम इसको टैली कर देंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में डेटर से रिलेटेड कोई आइटम नहीं है, तो मुझे ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं जो भी है नेट प्रॉफिट वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो नेट प्रॉफिट आप हमेशा टैली कर करके लिखेंगे, 24,000 रुपीज़ का आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन को करने के बाद अब अगला क्वेश्चन जो है 1.9। अब ये 1.9 अभी आप नहीं करेंगे, जब तक मैं आपको कोई क्वेश्चन करने के लिए नहीं बोलूं तब तक मत करना। ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती ट्राई करेंगे। तो अभी आपने जो क्वेश्चन मैंने ये कराए हैं इनको अभी ध्यान से करना है, फिर नेक्स्ट सेशन में आगे हम इस चैप्टर की चर्चा को बदस्तूर जारी रखेंगे। ठीक है? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इनफैक्ट पहले हम, अब ये क्वेश्चन वैसे मैंने आगे इसमें दिया हुआ है 1.9 और 1.10 भी मैंने दिया हुआ है,
तो नेक्स्ट सेशन में इन दोनों क्वेश्चन को हम करेंगे ही करेंगे, और उसके बाद अगला टॉपिक इनवॉइसिंग का भी फिर हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना काफ़ी है।